क्या लगता है आपको कि बसपा का गिराफ जैसे जिम्मेदार और पढ़े लिखे लोग हैं उनके कंधों पे है, अगर वही दूसरे के घर में ईंट लगाने का काम करेंगे और अपने घर की ईंट निकालने का काम करेंगे तो इसके जिम्मेवार आप किसको मानते हैं ज्यादातर? देखिए, मैं उन्हीं को जिम्मेवार मानूंगा। आने वाली पीढ़ी उनका गिरहवान पकड़ेगी। जब ये समय था कि हमारे घर की ईंट निकाली जा रही तो आप कहाँ थे? आप बिल में क्यों घुसे थे? जब बाबा साहब ने आपको नौकरी दी, बाबा साहब ने आपको शासन और प्रशासन में अधिकार दिए, तो आपने उनका सदुपयोग क्यों नहीं किया? लोगों को इकट्ठा करने का काम क्यों नहीं किया? जो अन्य पार्टियां और अन्य समाज कर रहे थे उसको आपने क्यों नहीं किया? आप बाबा साहब के नाम से अनेकों जो वो स्टेज लगा के नहीं आप जन्मदिन मनाते हो, उसमें अपने प्रतिनिधि बसपा के पदाधिकारियों को या बहन जी को बड़े स्तर पर आपने क्यों नहीं बुलाया? जो पार्लियामेंट के अंदर आपकी बात को उठाती हैं, उनके राज्यसभा लोकसभा के लोग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और राज्यसभा और लोकसभा में आपकी बात को उठाते हैं। जैसे आरक्षण में कि प्रमोशन का मामला था 2010 में, सूरजभान मीणा का एक प्रस्ताव आया था राजस्थान सरकार से कि वहां पर उसको प्रमोशन नहीं दिया गया। उसने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं सुना। उत्तर प्रदेश के अंदर भी फिर यही हालात हुए। बहन जी ने प्रमोशन में आरक्षण के लिए वहाँ भी लड़ाई लड़ी, तो वहाँ की इलाहाबाद खंडपीठ और लखनऊ की खंडपीठ ने वो राजस्थान की सरकार के दिए हुए फैसले को लागू कर दिया। बहन जी फिर सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट में भी वही फैसला मिला। बहन जी ने राज्यसभा में कम से कम 10 बार इस क्वेश्चन को उठाया कि भी आरक्षण में प्रमोशन होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब के दिए हुए संविधान में ये चीज़ दी गई है। जब इनको आरक्षण में प्रमोशन नहीं मिलेगा तो आईएएस क्लास 1 अधिकारी की पोस्ट पर कैसे पहुंचेंगे? नीति निर्धारण ये कैसे करेंगे? और हमारे लोग तो क्लास और 3 की पोस्टों में थे। क्लास 3 और 4 की पोस्ट से ऊपर उठाने के लिए बाबा साहब ने प्रमोशन में आरक्षण में प्रमोशन की व्यवस्था की थी। जो 1992 में इंदिरा साहनी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट से आई थी कि भाई 1992 से आगे 5 साल के लिए इसी कंटिन्यू और किया जाए। 97 में जैसे आई तो लोगों ने फिर उसी क्वेश्चन को उठा दिया कि आरक्षण में प्रमोशन नहीं होना चाहिए। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशनें लगा दी कि भी आप आंकड़े जुटाइए कि इनके प्रमोशन होने से ये पिछड़े हैं या नहीं है। आप आंकड़े जुटाइए कि इनमें कुछ प्रशासन को चलाने की दक्षता है या नहीं है। तो इस तरह की 3 कंडीशन जब लगा दी थी, 3 कंडीशन को हमारे लोग बहुत कम फुलफिल कर पा रहे थे। तो माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर में अपने लोगों से कहा कि आप लखनऊ की खंडपीठ में, इलाहाबाद की खंडपीठ में जाइए और इसको लागू करवाइए। लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश राजस्थान की सरकार ने जो अध्यादेश पास किया था कि अभी आरक्षण में प्रमोशन नहीं मिलेगा, तो लखनऊ और इलाहाबाद की खंडपीठ और सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने सबने उसी आदेश को लागू कर दिया और वो आरक्षण में प्रमोशन खत्म हो गया। हमारे लोगों ने उसमें फिर लड़ाई न लड़ी। कुछ लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार भी हुए तो राजनीति में कहीं गिनती में नहीं थे। जैसे केपी चौधरी साहब है हमारे, उन्होंने कई बार ये पार्लियामेंट में धरना भी दिया, कई बार वो प्रोग्राम भी करते हैं, अच्छे लगते हैं। उदित राज ने एक संघ बनाया था, उदित राज ने तो लोगों को इस्तेमाल किया। जिस लड़ाई के लिए वो खड़े हुए वही वो भाजपा में चले गए, भाजपा में जाकर समाज की बात करने लगे तो उनकी टिकट कट गई। वही काम अब दिल्ली गवर्नमेंट में हुआ है। राजेंद्र पाल गौतम जी ने जैसे ही बाबा साहब की बात को तथा गौतम बुद्ध की बात को उठाने का काम करा तो तुरंत उनसे मिष्टी छीन ली गई। तो ये पराए घर में जाकर ईंट लगा रहे हैं ना, उनका घर मजबूत हो रहा है, इनका घर मजबूत नहीं हो रहा है और लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। वही राजेंद्र पाल गौतम जी समाज को यूज करने का काम कर रहे हैं। उनके अपने क्षेत्र में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव जीती है। तो बताओ, बहुजनों की जो पार्टी है वहाँ चुनाव हार रही है और आप अपने समाज की ताकत को कमजोर करके ना केजरीवाल की झोली में डाल रहे हैं। आज केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? बाबा साहब ने ये थोड़ी कहा था कि मेरी फोटो को तुम हर जगह लगाओ। बाबा साहब ने ये कहा था कि ये जो हमारा वंचित समाज है, शोषित समाज है, इसको आप नौकरियों में आरक्षण दो, आरक्षण के साथ प्रमोशन दो और इनके हक में आप नीति बनाओ। केजरीवाल ने वो सब चीजें खत्म कर दी और बाबा साहब की फोटो के सर के ऊपर लगा घूम रहा कि मैं बाबा साहब का सबसे बड़ा हितैषी हूँ, बाबा साहब को मानने वाला हूँ। अरे बाबा साहब को मानने वाले होते तो बाबा साहब ने नहीं कहा कि आप प्राइवेटाइजेशन करिए, हर डिपार्टमेंट को आपने ही प्राइवेट किया। प्राइवेट में आरक्षण तो है नहीं और आरक्षण हमारे लोगों की उन्नति में एक बहुत बड़ा साधन था जो बाबा साहब ने दिया था संविधान में। तो केजरीवाल ने भी वही काम किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी वही काम कर रही है।
आज सरकारी डिपार्टमेंटों को सबको प्राइवेट करती जा रही है। आपको क्या लगता है जो हमारे समाज का जो तबका है अगर दूसरी पार्टियों में चला जाता है, जैसे अभी आपने 2-3 नाम लिए, राजेंद्र गौतम जी का भी उसमें नाम है, अगर वो किसी भी दल में बेशक चले जाएं, लेकिन अगर वो अपनी बात उठाने का काम करेंगे तो उनको इसी तरीके से उनकी जो मिनिस्ट्री या जो भी पद है वो छीन लिया जाएगा अगर किसी भी पद पे गवर्नमेंट ने बिठाया। तो फिर हमारे समाज में ये सजगता आती क्यों नहीं है कि एक अपनी जो पार्टी है उसमें ही जाके वो काम करे? ऐसी सजगता कब तक आएगी? देखिए, स्वार्थी लोग हैं, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए समाज को इग्नोर, समाज को खाली गुमराह करते हैं कि मैं ही आपका बहुत बड़ा नेता हूं। वो इस तरह की बातें समाज में कहते हैं कि समाज उसके पीछे खड़ा हो जाता है। हमारा गरीब तबके का समाज है, चाहे वो रिक्शा चला, चाहे रेहड़ी चला रहा है, चाहे वो फ्रूट की रेहड़ी लगा रहा है, चाहे मंडी में बैठा हुआ है, वो समाज की बात को समझता है। वो मतलब बोझा उठाने के लिए तैयार है। आज भी जो मैंने 10,000 रुपये की मेंबरशिप काटी है ना, वो उन्हीं लोगों की है, बुद्धिजीवी लोगों की मेंबरशिप नहीं है। वो तो आज भी डर रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद भी कह रहे हैं कि जो मुझे बीएसपी का आप मेंबर मत बनाइए, मेरे बेटे को बना दीजिए। मैंने कहा क्यों भाई, बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण और आप उस पार्टी के फाउंडर मेंबरों में हमसे आप पदाधिकारी रहे हैं, आज तो आप बसपा में पद ले लेना चाहिए आपको। तथागत गौतम बुद्ध ने जो आपको वस्त्र दिए भिक्षु बनने के लिए, आप भिक्षु क्यों नहीं बनते? बिल्कुल। जब आप धम्म की बात कर रहे हो तो धम्म की बात को लोग तभी तो सुनेंगे जब अपने वस्त्र बदलेंगे, अपना रंग बदलेंगे। बिल्कुल। आप श्रमणेर बनिए, घर घर में जाइए, तथागत गौतम बुद्ध की बात को करिए, उसको भी नहीं करते। क्या लगता है, जैसे बाबा साहब ने आगरा में ही एक अपना भाषण दिया था कि मुझे पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया है, क्या आज भी वही भाषण बिल्कुल सटीक बैठ रहा है? नहीं, ये बात सच्ची है। 18 मार्च को जो बाबा साहब ने कहा था, और बार बार ये लोग उसको पढ़ते हैं, सुनाते हैं, मगर खुद फॉलो नहीं करते। ये बहुत बड़ी विडंबना है। अब बताइए, वो अनपढ़ आदमी उसको जाके समझाए कि भाई बाबा साहब ने ये कहा था, तो आप धोखा क्यों दे रहे हो? आप रिटायर हो गए हो तो आप तो पार्टी में जिम्मेदारी ले लो। धर्म में आप अगर जा रहे हो तो धर्म में जाके आप जो है दीक्षा ले लो भंते जी से, और आप धर्म का काम करिए। और आज तो भंते जी, जो हमारे करुणाकरण भंते जी हैं या राजरत्न अम्बेडकर जी हैं, वो हर जगह कह रहे हैं कि अभी हमारी एक ही राजनीतिक पार्टी है, एक ही राष्ट्रीय पार्टी है, हमें हाथी को मजबूत करना है। और आज धर्म के नाम पे जो दुनिया भर की दुकानें खोल के नहीं लोग चल रहे हैं, मैंने बहुत सारे नाम पढ़े हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो यही कर रहे हैं, खाली अपनी दुकानें चला रहे हैं। तो मैं इन बुद्धिजीवी लोगों से जो रिटायर हुए हैं, अभी हमारे क्षेत्र प्रत्येक बुद्ध विहार में सम्मान समारोह हुआ था रिटायर कर्मचारियों का, मैंने वहाँ भी ये बात रखी कि भाई अब तो आप रिटायर हो गए, अब आपके ऊपर में बंगाल एक्ट लागू नहीं होता। अब पार्टी के मंच पे आकर अपनी बात करिए, जिम्मेदारी लीजिए, वार्ड में लीजिए, विधानसभा में लीजिए, बूथ में लीजिए, प्रदेश में लीजिए, जिम्मेदारी लो, ताकि बाबा साहब की बात कही हुई आगे बढ़े। बाबा साहब ने पार्लियामेंट की तरफ को जो उंगली उठाई थी, वो इसलिए तो उठाई थी कि भाई इस पार्लियामेंट पर कब्जा कर लो। ये 70 रुपये चाबी है जिससे हर घर के ताले खुलते हैं, आप उसकी बात नहीं करते हो। आप तो सिर्फ मानसिक गुलामी को दूर करने का काम कर रहे हो। मानसिक गुलामी में वोट दूसरों को जा रहा है, दूसरे ताकतवर हो रहे हैं। आपके कैंडिडेट जो बसपा के वहां जाके नहीं आपके आरक्षण की बात करते हैं, ईवीएम की बात करते हैं, आपके हारने की बात करते हैं, आपके मरने गिरने की बात करते हैं, आपकी बहन बेटियों के साथ जो गलत काम होते हैं उसकी बात वो करते हैं। उनको आप हराने का काम करते हैं और दूसरों को आप मजबूत करने का काम कर रहे हो। वो आपकी बात को वहाँ रखते नहीं है। 131 पार्लियामेंट मेंबर है, कोई भी इस प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बोलता नहीं है। बहन जी ने प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण के लिए कितनी लड़ाई लड़ी राज्यसभा के अंदर। बहन जी ने समाज के हित के लिए, कभी मेरा समाज पीछे जा रहा है, मेरे समाज की बात को नहीं सुना जा रहा, राज्यसभा से इस्तीफा दिया उन्होंने। बिल्कुल। तो इतनी बड़ी कुर्बानी बहन जी दे रही हैं, और फिर भी हमारे लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे इस बात को। मुझे बड़ा दुख होता है। जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग है, उनसे क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे जो आपको भी देख रहे हैं? देखिए, मैं उनसे अपील यही करूंगा बार बार कि भाई बाबा साहब के नाम पे आप दिखावा मत कीजिए। वोट सबसे बड़ी ताकत है, जिससे किसी भी घर का ताला खोल दो, किसी भी फैक्ट्री को बंद कर दो, किसी भी मंदिर को आप बना दो, किसी भी मंदिर को आप ट्रांसफर कर दो, किसी भी आप मस्जिद को कहीं और शिफ्ट कर दो, सारी ताकत वोट में है। उसी वोट की ताकत से डीएम और एडीएम और एसडीएम और पीएम सारे मनोनीत होते हैं। आज देश की जितनी भी सेना है, आज तक कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी सेनाओं का अध्यक्ष नहीं बन पाया है।
किसकी कमी है? बाबा साहब की कमी नहीं है, ये कमी हमारी अपनी है, बुद्धिजीवी लोगों की है, जिन्होंने अपने बच्चों को तैयार नहीं करा, वहाँ जाने के लिए खुद तैयार नहीं हुए। हमें इस देश में शासक बनना है, हमें समतामूलक समाज बनाना है, हमें शोषितों, दलितों, वंचितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की आवाज़ को उठाना है, जिनके ऊपर ये सरकार प्रहार कर रही है, कलम के माध्यम से, कहीं पर लठ के माध्यम से, मतलब अनेकों तरीके हैं इनके। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आज तक हमारा कोई सिर्फ एक चीफ जस्टिस बना है, बालकृष्ण जी, और राष्ट्रपति तो ये बना देते हैं, क्या ही बना दिया इन्होंने को राष्ट्रपति से, हमें तो कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि सारी तो जो नीतियाँ वो सारी प्रधानमंत्री के पास होती है। कैबिनेट में आज की तारीख में हमें एक ही मिनिस्ट्री मिलती है, समाज कल्याण मंत्रालय, उससे अलग हटे तो कोयला मंत्रालय दे दिया, उससे अलग हटे तो हमें बाल विकास मंत्रालय दे दिया। हमारी जो इस देश के अंदर 35-40% की जो आबादी है, हमारा जो वोटर है, वो क्या सिर्फ एक मंत्रालय के लिए? क्या हमारे पढ़े लिखे लोग वकील नहीं है, डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है? क्यों नहीं? उनकी क्वालिफिकेशन के अनुसार आप मिनिस्ट्री देते हैं। तो इसमें हमें तो बुद्धिजीवी लोगों से, जो रिटायर्ड है या अभी जो नहीं काम, जो अभी वर्किंग कर रहे हैं, चाहे वो क्लास 1 अधिकारी हों, चाहे क्लास 2 हो, चाहे 4 में हो, उनको ये सोचना चाहिए कि भी बाबा साहब का जो मिशन है, जिसको बहन जी ने इतना आगे बढ़ाया, उत्तर प्रदेश में 4-4 बार आपका शासन लागू हुआ, बहन जी ने आपको जमीन दी, वहाँ मकान दिए, अनेकों आपके जिले बनाए, बहन जी ने कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाए। अरे बहन जी को ही पढ़ लो, बिल्कुल बहन जी को पढ़ लो। जो लोग निर्दलीय लड़ते हैं उनके पास कोई मुद्दे नहीं होते, तुमसे ज्यादा वोट लेके जाते हैं, आपके पास तो मुद्दे हैं। फिर आप कहोगे कि हमारा वोट तो हमने दी, मलाई ये खा रहा है। राजा आपको बनना है तो काम भी तो आपको ही करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आपको अगर क्लास 1 अधिकारी बनना है तो पढ़ना खुद को पड़ेगा, माँ बाप नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल सही। माँ बाप खर्चा कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, बिल्कुल, मगर वो काम आपको ही करना पड़ेगा। ये थे हमारे साथ देशराज सिंह जी, जिन्होंने अभी निगम के चुनाव में अपनी भागीदारी ली और अच्छे वोट लेकर गए। लेकिन क्या है कि जब समाज की एकजुटता अगर नहीं होगी तो वहां पे विजय मिलना बहुत मुश्किल है। जैसा कि इन्होंने अभी खुद ही भी बताया कि समाज का वो तबका जो पढ़ा लिखा है, जो बुद्धिजीवी है, जिसको समाज को समझाने का काम करना चाहिए था, वही समाज से कट के दूसरी पार्टियों में जाने का काम कर रहा है। तो ये समाज आगे का बढ़ेगा कौन? और जब तक मिलती है अगली खबर, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।